अगर आप मार्केट के छोटे-छोटे न्यूआंसों को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट के उन छोटे-छोटे न्यूआंसों को, वो वर्ड्स को कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। क्योंकि अब जैसे कि आज बियर मार्केट था, बुल मार्केट है, वॉल्यूम क्या होता है, वी-वेब क्या होता है, मल्टीपल ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हमें जानना और समझना इंपॉर्टेंट होता है अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर हम शेयर मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हैं। अगर इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे देन हम कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे तो कंपेयर टू अनदर पर्सन हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बेसिक टर्म स्टॉक मार्केट का, हम समझेंगे कि किस तरीके से ये बेसिक टर्म हाईली यूज होते हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पहला होता है बुल मार्केट। विशेषकर न्यूज चैनलों में, पेपर्स में हम पढ़ते हैं कि बुल मार्केट चल रहा। यह वह पीरियड कहलाता है जब स्टॉक मार्केट राइजिंग डायरेक्शन में होता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जब मार्केट मूवमेंट काफी अच्छा होता है, काफी अच्छा रिटर्न चल रहा होता है। जब कंपनी के प्राइसेस 20% इंडेक्स मूव करे तो वह बुल मार्केट कहलाता है। 10 to 20% इंडेक्स अगर 1 ईयर में मूव किया तो वह ईयर बुल मार्केट का ईयर कहलाता है। और मान लीजिए मार्केट ने रिसेंट लो से 20% मूव कर गया तो वह बुल मार्केट के अंतर्गत आता है। यह वर्ड यूज होता है। बुल का मतलब बुलिश, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट पॉजिटिव है। उस बुल मार्केट के समय इन्वेस्टर काफी कॉन्फिडेंट होते हैं बाइंग करने के लिए शेयर। मार्च के बाद 2025 तक बुल रन था मार्केट में। 2024 समझिए 4 ईयर का पूरा बुल रन था मार्केट में। 8000 का निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 26,300 का हाई मारा। तो पूरा 4 ईयर पूरा बुल मार्केट चला। इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। जब भी मार्केट बुल मार्केट होता है उस समय कंट्री की पर्टिकुलर इकोनॉमी काफी स्ट्रांग होती है, इसलिए स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करते हैं। और लोगों का बिलीव होता है कि हमारी इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही होती है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि बुल मार्केट ही साइन होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को शो करने के लिए कि वह देश की पर्टिकुलर इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। सेकंड आता है बियर मार्केट, अपोजिट बुल मार्केट। इस समय स्टॉक मार्केट डाउन होते हैं, मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं होता है, सभी लोग डरे हुए होते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो यह बियर मार्केट के अंतर्गत आता है। जैसे कि इंडेक्स अगर 10 to 15% डाउनफॉल है पर्टिकुलर ईयर तो यह बियर मार्केट के अंतर्गत आता है। बिल्कुल अपोजिट बुल मार्केट, इसमें फियर्स होता है, पेसिमिज्म होता है, सेलिंग कंपनियों का प्रोडक्ट कम सेल होते हैं जिसकी वजह से कंपनी इकोनॉमी स्लो डाउन का खतरा रहता है, जिसकी वजह से बियर मार्केट आता है। यह मल्टीपल मंथ और ईयर में भी कन्वर्ट रहता है कि पर्टिकुलर मंथ में बियर मार्केट चल रहा है या पूरे ईयर में ही बियर मार्केट था। मान लीजिए 24-25 के बाद कहीं ना कहीं बियर मार्केट ही चल रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, इसकी वजह से मार्केट ने ओवरऑल इंडेक्स ने तो दिया 9% का रिटर्न, लेकिन मिड कैप एवं स्मॉल कैप इंडेक्स ने काफी कम रिटर्न दिया। अगर आपको यह नहीं पता कि मिड कैप एवं स्मॉल कैप क्या होते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर जरूर देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स क्या है। थर्ड, डिविडेंड। जब भी कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है और वह प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर को शेयर करती है तो वो फॉर्म ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट शेयर करती है, वह डिविडेंड कहलाता है। जब कंपनी कोई प्रॉफिट पेड करती है अपने इन्वेस्टर्स को तो वह डिविडेंड के थ्रू पे करती है। विशेषकर कुछ कंपनियां यूजली पेड एवरी क्वार्टर्स, विशेषकर आईटी सेक्टर की कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू कंपनियां हर क्वार्टर डिविडेंड पे करती है। डिपेंड करता है कि कंपनी क्या मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। यह एक अच्छा सोर्सेस होता है पैसिव इनकम के लिए। अगर आप डिविडेंड ओरिएंटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह पैसिव इनकम के लिए एक अच्छा सोर्स होता है। कोई जरूरी नहीं है कि ऑल कंपनी डिविडेंड पे करें। कंपनी अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दो तरीके से डिसीजन लेती है, या कि आपको डिविडेंड के थ्रू पे करती है अपने इन्वेस्टर्स को, या इन्वेस्टमेंट करती है बिजनेस में कि जिससे कि बिजनेस ग्रो कर सके। अगर कंपनी मेच्योर होती है, उसमें कम चांसेस होते हैं बिजनेस ग्रो करने के और नए इन्वेस्टमेंट के, तो वो डिविडेंड के थ्रू अपने इन्वेस्टर को पे करती है। फोर्थ, पोर्टफोलियो। यह कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। पल एसेट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, अपने स्टॉक्स ऐड करते हैं तो पोर्टफोलियो कहलाता है। इसमें हम डाइवर्सिफाई करते हैं अक्रॉस सेक्टर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। वॉरेन बफे का एक डायलॉग भी है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। अगर वन बास्केट में ऑल एग आप पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर वह गिरा तो पूरा आपका पोर्टफोलियो रिस्क में होगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टॉक्स होता है, बॉन्ड्स होते हैं, ईटीएफ्स होता है, कमोडिटी प्रोडक्ट होते हैं। तो हम मल्टीपल एसेट्स को इंक्लूड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जिससे कि अगर कोई वन एसेट क्लासेस परफॉर्म ना करे तो अनदर एनएस, क्योंकि अपोजिट रिएक्शन होता है, क्योंकि कमोडिटी प्रोडक्ट हेजिंग प्रोडक्ट है। उसी
अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो बॉन्ड प्राइस गिरते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरता है। फिफ्थ हाईली यूज वर्ड होता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि स्टॉक प्राइस कितना अप से डाउन कर रहा है। जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी वह स्टॉक उतना ही रिस्की होगा। वोलेटिलिटी को कई तरीके से मेजर करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए। वोलेटिलिटी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा हायर वोलेटिलिटी होगी उतना ही ज्यादा मार्केट रिस्की होता है। वोलेटिलिटी को विशेषकर विक्स से विशेषकर ऑप्शन मार्केट के लिए यूज करते हैं। और मैंने मल्टीपल चीजों के थ्रू वोलाटिलिटी को मेजर किया जाता है। अगर आपको स्टॉक की वोलाटिलिटी, इंडेक्स की वोलाटिलिटी वो एसटी से मेजर की जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन से, बीटा से। हायर द वोलाटिलिटी, जितनी ज्यादा वोलाटिलिटी होगी उतना ज्यादा रिस्की होगा, बट बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि स्टॉक डाउन हो गए वोलाटिलिटी की वजह से, वही गुड अपॉर्चुनिटीज होती है इन्वेस्टमेंट करने की। अगर लो वोलाटिलिटी है तो मार्केट स्टेबल रहेगा और वह सेफर रहेगा। फिफ्थ, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कितना जल्दी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे स्टॉक को आप अगर वह स्टॉक काफी लिक्विड है, कोई बड़ी कंपनी, आप उसके शेयर को तुरंत बेच के आप सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकती हैं, वह लिक्विडिटी कहलाता है। जैसे आप रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट एक अनलिक्विड एसेट है, उसको इतना आसानी से आप सेलर नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उसकी हायर टिक साइज होती है। अगर स्टॉक्स हाईली लिक्विड है तो उसको एनी टाइम आप सेल कर सकते हैं। जैसे रियल इस्टेट इन लिक्विड है, उसको सेल करने में टाइम लगता है। आपको ऑलवेज अपना इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिक्विड एसेट में रखना चाहिए, जिससे कि आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सके, जिससे कि आपको अगर इंपॉर्टेंट हो तो उसे आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकें। सेवंथ होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड कहलाता है जिससे कि हम मार्केट को ट्रैक करते हैं। जैसे निफ्टी 50, S&P 500 या ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है, या पूरे इकोनॉमी या पूरे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं कि पर्टिकुलर इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी 50, तो निफ्टी इंडिया का स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से S&P 500 यूएसए का इंडेक्स है, तो यह पूरे स्टॉक मार्केट के 500 कंपनियों का रिप्रेजेंट करता है, या कि पूरे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वह स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। यह बिगिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन है समझने के लिए कि मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह लो कॉस्ट एवं ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ऑल सेक्टर के स्टॉक इसमें होते हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स फंड वेरी इंपॉर्टेंट। वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं कि हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपेयर टू एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से बेटर परफॉर्म करता है इंडेक्स फंड। 8 नंबर पे आता है शॉर्ट सेलिंग। जब आप कोई शेयर बोरो करके उसे सेल करते हो और देन बाई करके रिवर्स करते हो, तो वह शॉर्ट सेलिंग कहलाती है। उस शेयर को पर्टिकुलर आप ऑन नहीं करते हो और उसका प्राइस जब गिरता है तो उसमें बेनिफिट होता है। सिंपल समझिए, मान लीजिए आपने 200 का कोई शेयर सेल कर दिया, अगर उसका प्राइस 198 आएगा तो आपको 2 रुपीज का बेनिफिट होगा। आपने बोरो किया 200 के रेट से और 190 के रेट से, फिर आपने इनको बेच दिया, वापस कर दिया, तो जो 2 रुपए का डिफरेंस है वो आपको प्रॉफिट हुआ। यह शॉर्ट सेलिंग कहलाती है। शॉर्ट सेलिंग में जैसे कि प्राइस ड्रॉप होने से प्रॉफिट होता है। यह एक्सट्रीमली रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है? क्योंकि जितना ज्यादा शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा आपको लॉसेस होंगे। तो लॉसेस जो होते हैं इसमें होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, कि अगर प्राइस ऊपर जाता जाएगा तो आपको लॉसेस होते जाएंगे। शॉर्ट सेलिंग हमेशा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को यूज करना चाहिए। अगर आज एक बिगिनर हो तो आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए। विशेषकर शॉर्ट सेलिंग बहुत ज्यादा डेरिवेटिव के थ्रू की जाती है, जो कि डेरिवेटिव फ्यूचर के थ्रू, और वह एक वेरी रिस्की मार्केट है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। नाइन्थ होता है हेज। हेज का मतलब होता है जब आप लॉस को प्रोटेक्ट करते हो अनदर इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जैसे कि इंश्योरेंस। अगर आपने जैसे मान लीजिए अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन इसको सिंपल वर्ड में हेज को समझे, जैसे कि आपने ले लिया है हेल्थ इंश्योरेंस अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, कि अगर आपकी हेल्थ खराब होती है तो आपका 10 लाख का इंश्योरेंस है, जो 10 लाख का ये खर्च आएगा वो प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो के हेज करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, वो हेज के अंतर्गत आता है। स्टॉक्स में कैसे, हम अगर मान लीजिए कोई शेयर बाई कर रखे हैं 100 शेयर, हमें लगता है कि वो शेयर मार्केट में डाउन आ गया है, तो हमने इंडेक्स को शॉर्ट कर दिया, तो हमारा रिस्क हेज हो गया। अगर मैंने इंडेक्स का स्टॉक बाई कर रखा है, अगर इंडेक्स नीचे जाएगा, अगर शेयर नीचे जाएगा, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स में जो नीचे जाएगा तो हमारा रिस्क वो हेज करता है। कई ऑप्शंस हैं, ETF के थ्रू हम इंडेक्स को हेज करते हैं। हेज करने में जो एक रिस्क होता है वह लिमिटेड अपसाइड होती है, क्योंकि अगर ऊपर डायरेक्शन में जाएगा तो आपको इंडेक्स में लॉस होगा और शेयर में प्रॉफिट होगा। तो हेज कहीं ना कहीं बोथ डायरेक्शन में। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यह बास्केट ऑफ स्टॉक होता है। यह एक्सचेंज में ट्रेड होता है लाइक सिंगल स्टॉक के जैसा। जैसे नंबर ऑफ स्टॉकों का एक बास्केट होता है जो एक्सचेंज ट्रेड फंड कहलाता है, और यह सिंगल स्टॉक के जैसे ट्रेड होता है।
जैसे म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप का इंडेक्स हुआ, आईटी का इंडेक्स हुआ, आईटी अब पूरे आईटी का इंडेक्स है, तो जिस तरीके से आईटी के शेयर परफॉर्म करेंगे तो इसका पूरे आईटी में मान लीजिए 10 शेयर है, तो 10 शेयर का ये बास्केट है। अब मान लीजिए 30 रुपीज का, अगर ये डाउन जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये 29 28 होगा। अगर अपर डायरेक्शन में आईटी स्टॉक जाएंगे तो 31 32। ये अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरे बास्केट ऑफ स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपने पूरे स्टॉकों को हैज कर लिया। जैसे कि डाइवर्सिफाई लाइक म्यूचुअल फंड, जैसे म्यूचुअल फंड मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरीके से ईटीएफ वर्क करता है। आपने मल्टीपल पूरे बास्केट को ही बाई कर लिया। मार्केट में लाइव ट्रेडिंग ट्रेडेड होती है, जिसकी वजह से आपको लिक्विडिटी मिलती है और आप कभी भी इनको बाई एवं सेल कर सकते हैं। थर्ड, इनकी जो फीस होती है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड कम होती है। अगर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.25% है तो इनका लगभग 0.25% होगा, तो इनका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम होता है। मार्केट करेक्शन ये वर्ड यूज किया जाता है जब इंडेक्स कहीं ना कहीं 10% फॉल होता है तो मार्केट करेक्शन हुआ। अगर मार्केट रिसेंट हाई से आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल में अधिकतर आप सुनते हैं कि मार्केट 5% करेक्ट हो गया, मतलब अगर मार्केट ने अभी 26,300 का हाई बनाया, मार्केट चल रहा है 25,000, तो मार्केट ओवरऑल 4 से 5% करेक्ट हुआ, तो मार्केट करेक्शन वर्ड यूज किया जाता है। कभी कभी नॉर्मल और कभी कभी हेल्दी। ये नॉट एक क्रैश नहीं कहलाता, जस्ट मार्केट कूल डाउन। अगर मार्केट एक रेंज बाउंड पे ट्रेड कर रहा है और अगर स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ गया इसकी वजह से सेल हो रहा है तो ये मार्केट करेक्शन के अंदर आता है, ये वर्ड यूज किया जाता है। उस समय एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है शेयर मार्केट में नए शेयर बाई करने के लिए, क्योंकि मार्केट करेक्ट हुआ होता है और आपको अपॉर्चुनिटी होती है। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब होता है अगर आपने अर्निंग बोथ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट, आपने का जो रिटर्न है उसमें भी आपको रिटर्न मिल रहा है और जो आपको रिटर्न मिला उसमें भी आपके इन्वेस्टमेंट में आपके रिटर्न में दोनों में होता है। कंपाउंडिंग जो कैलकुलेट होता है CAGR होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कैगर के थ्रू आप कंपाउंडिंग कैलकुलेट करते हैं। आप जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही पावरफुल होता है कंपाउंडिंग का, उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। जितना अर्ली आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं उतना ही टाइम मिलता है आपके एसेट को कंपाउंडिंग होने के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा यह एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग को समझ गया वो काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल सकता है, वो काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। वॉरेन बफे ने 13 ईयर से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और उनका रिटर्न है 22% CAGR है और उन्होंने $110 बिलियन की नेटवर्थ बनाई। वहीं एक पर्सन है जिम सीमेंस, जिन्होंने 60 ईयर से रिटर्न इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, 66% का CAGR निकाला और उनकी नेटवर्थ थी 18 बिलियन। कंपेयर टू वॉरेन बफे उनकी नेटवर्थ से वॉरेन बफे की नेटवर्थ अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स है। उसी तरीके से रिटर्न उन्होंने वॉरेन बफे के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स ज़्यादा निकाला। ये विशेषकर कंपाउंडिंग की वजह से ऐसा हुआ है। अब यह ट्रेडिंग से रिगार्डिंग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रेडेड वॉल्यूम, यह बताता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाई एवं सेल हुए हैं पर्टिकुलर ऑफ द डे। जितना ज़्यादा हायर वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा वह इन स्टॉक में हायर इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उस स्टॉक में हाईली ट्रेडेड हो रहा है। ट्रेडेड वैल्यू यह पैसे को बताती है कितनी वैल्यू का ट्रेड पर्टिकुलर हुआ है। जितनी ज़्यादा वैल्यू का लगभग सेम है, क्योंकि जितना ज़्यादा वैल्यूम होगा जितने ज़्यादा ट्रेडेड वैल्यू होगी। टोटल मार्केट कैप ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन प्राइस इनटू ऑल शेयर्स पे कैलकुलेट करेंगे तो वह कंपनी का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी कहलाती है। कि कंपनी का ओवरऑल, अगर कंपनी मार्केट में अपने को सेल करती है तो इतना रुपए उसका मार्केट वैल्यू है। जैसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसका लगभग 19 से 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सेकंड, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। जो शेयर्स पब्लिक में ट्रेड हो रहे हैं वह फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग होती है वह इंक्लूड नहीं की जाती, वो एक्सक्लूड होती है। 100% शेयर है और कंपनी ने 20% शेयर इशू किया है जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। मान लीजिए 100 शेयर है और कंपनी ने 20 शेयर इशू किया है, तो जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगा वो 20 शेयर इंटू 10, तो यह 200 मार्केट कैप कहलाएगा। इसका मतलब यह एक्सट्रीमली लिक्विड स्टॉक है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत कम है। इसको भी आप जरूर कर देखें जब भी कोई स्टॉक बाई करें। अगर उसका इम्पैक्ट कॉस्ट 6 to 7 होता है तो काफ़ी ज़्यादा होता है। फेस वैल्यू, जब कंपनी स्टार्टिंग में शेयर इशू करती है तो वह फेस वैल्यू रखती है, जिसके थ्रू वह आने वाले समय में डिविडेंड कैलकुलेट करती है। मान लीजिए कोई भी कंपनी है, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, सो मेरी कैपिटल 100 रुपीज़ है, चाहे मैं इसका 1 फेस वैल्यू के थ्रू 100 शेयर इशू कर दूं, चाहे 10 फेस वैल्यू के थ्रू 10 शेयर इशू कर दूं, चाहे 1 फेस वैल्यू के थ्रू 100 का प्राइस रख दूं, तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करती है स्टार्टिंग में कंपनी, वह फेस वैल्यू कहलाती है।
इसका यूज ओनली डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। एप्लीकेबल मार्जिन रेट, जब भी कोई शेयर आप इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म होल्डिंग में बाई करते हो तो इसमें कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, उसके रिस्क के अकॉर्डिंग वह एप्लीकेबल मार्जिन रेट के अंतर्गत है। उसके लिए आपको मिनिमम इतना फंड रिक्वायरमेंट होता है उस शेयर को पर्टिकुलर बाई करने के लिए। मान लीजिए किसी शेयर का मार्जिन रिक्वायरमेंट मैंने कैलकुलेट किया HDFC बैंक का 12.5% ही ट्रेडेड वैल्यू रिक्वायर्ड, मतलब इसका जो लीवरेज मार्जिन है 12.5% है। मतलब 100 रुपए का अगर मान लीजिए HDFC बैंक का 1000 रुपए का शेयर है तो आपके पास 125 रुपए होने चाहिए मिनिमम HDFC बैंक के शेयर को बाई करने के लिए इंट्राडे में। डिलीवरेबल, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल का मतलब होता है कितनी ज्यादा डिलीवरी पर्टिकुलर स्टॉक की ली गई है, क्योंकि इससे भी ये पता चलता है कि वह स्टॉक कितना है। फिर थर्ड में प्राइस इंफॉर्मेशन, 52 वीक हाई, 52 वीक में वह शेयर कितना हाई था, करंट प्राइस से कितना ज्यादा हाई था, तो वह बताता है 52 वीक हाई में। 52 वीक लो, सिंपल सेम थिंग, अगर कंपनी ने 52 वीक का क्या लो बनाया है, यह आप कंपनी में अपर बैंड एवं लोअर बैंड पर्टिकुलर एक सर्किट लिमिट होती है जो 1 डे के लिए होती है। जैसे कैश मार्केट में किसी स्टॉक में 5%, 10%, 20% ये 3 सर्किट लिमिट होती है पर्टिकुलर। टिक साइज होगा, अगर किसी स्टॉक का 0.01 टिक साइज है तो वो हाईली लिक्विड है और उसके शेयर्स काफी ज्यादा है मार्केट में। यह डेली वोलाटिलिटी, विशेषकर स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने इसमें कैलकुलेट किया है, ये भी HDFC बैंक का है। 1.03% का एवरेज प्राइस मूवमेंट जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है SBI का। मान लीजिए 1000 का प्राइस है, अगर 1.03% की वोलाटिलिटी है तो मैक्सिमम 10 रुपए 30 पैसे की डेली वोलाटिलिटी है HDFC बैंक की। इसी तरीके से एनालाइज वोलाटिलिटी अगर 20% है तो मॉडरेट वोलाटिलिटी 2, वाइल 20% की वोलाटिलिटी है, इसमें भी मैंने HDFC बैंक का कैलकुलेट किया है। अगर 20% का वोलाटिलिटी HDFC बैंक का स्टैंडर्ड डेविएशन SD है, मतलब 200 अप एवं 200 डाउन ईयरली बेसिस में मूव करता है, मतलब लोअर प्राइस बैंड अप्रोक्सीमेटली 800 और अपर प्राइस बैंड 1200। जितनी ज्यादा वोलाटिलिटी होगी वह उतना ज्यादा रिस्की होगा। सेम थिंग डेली वोलाटिलिटी में भी और एनालाइज वोलाटिलिटी में। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में ESD के बारे में बहुत ही डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए यह वीडियो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि ESD को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह डायरेक्टली स्टॉक मार्केट की वोलाटिलिटी को बताता है कि कितना वोलाटाइल स्टॉक है। कई स्टॉक्स नॉन ट्रेडेड होती हैं, इसलिए स्टेटस में आपको लिस्टिंग ट्रेडिंग स्टेटस देखना चाहिए कि कितना स्टॉक एक्टिव है, कब से एक्टिव है। कभी कभी आप देखते हैं कि आप मुझे जो स्टॉक लिया हुआ है ट्रेड नहीं हो रहा मार्केट में, तो वह उसमें सस्पेंशन हो गया है, वह इशू नहीं है, तो ये चीजें आप चेक कर सकती हैं। और ऑलरेडी एक आपको डेट ऑफ लिस्टिंग का भी कॉलम दिखेगा NSE की वेबसाइट में, आप देखेंगे तो उसमें डेट ऑफ लिस्टिंग का भी कॉलम दिखेगा कि वह कंपनी किस ईयर में लिस्ट हुई है। इससे आप यह पता कर सकते हैं कि वह कंपनी मार्केट में कितनी पुरानी है। लास्ट इंडेक्स निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है। इंडेक्स के थ्रू आप ब्रॉड मार्केट ट्रैक करते हैं कि हमारा मार्केट, पूरा स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसमें जो स्टॉक्स हैं मोस्ट लिक्विड स्टॉक होते हैं और इंडिया की टॉप जो 10 to 11 सेक्टर है और उनमें जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको वेटेज है। मैंने निफ्टी 50 के इंडेक्स या इनके बारे में भी पर्टिकुलर वन वीडियो में काफी डिस्कस किया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इस वीडियो में हमने समझा है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में या स्टॉक मार्केट में हाईली यूज्ड होते हैं और आपको उन्हें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बेसिक वर्ड को जानते हैं तो आप मार्केट को धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आएगी कि मार्केट कैसे वर्क करता है, कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड हाईली यूज्ड होते हैं स्टॉक मार्केट में। या कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट जब आप उसमें रिसर्च करने जाते हैं, शेयर का नाम डालते हैं, तो ये कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको टिक साइज, प्राइस बैंड या लिक्विडिटी की इम्पैक्ट कॉस्ट, ये अगर आप अच्छे तरीके से देखते हैं और समझ के फिर उस स्टॉक को बाई एवं सेल का डिसीजन लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कोई ऐसी छोटी कंपनी का जिसका इम्पैक्ट कॉस्ट काफी ज्यादा है, आपने डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर के थ्रू बाई कर लिया, मार्केट ऑर्डर क्या होता है ये भी हम समझेंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट मार्केट के थ्रू बाई कर लिया तो अगर उसका बिड आस्क स्प्रेड काफी ज्यादा है तो आप काफी हाईली प्राइस से बाई कर लोगे। इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।